नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसमवेद.com। हमारे साथ किसान आंदोलन पे बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ केदार मित्र सिरोही हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। केदार जी, जैसा कि पूरा घटनाक्रम चल रहा है इस वक्त, किसान सड़कों पे है, कृषि कानूनों की वजह से जो लाई है केंद्र सरकार और खासतौर पर मध्य प्रदेश में भी, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश के किसानों की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं कि जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली बॉर्डर तक? देखिए, किसान किस देश के पूरे कोने में चले गए हैं। हर आदमी आज की तारीख में किसान आंदोलन से जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है। यहाँ का आदमी की तासीर रही है, वो अपने हक के लिए हमेशा लड़ा है। इस आंदोलन में भी हर गांव का किसान पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा सिर्फ आंदोलन से नहीं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदार है। आप दिल्ली में देख लीजिए, हर जिले से हमारे यहाँ के लोग गए हुए हैं। दूसरी बात है कि आज जो पलवल का बॉर्डर है, वहां पर हमारे मध्य प्रदेश के ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं। तीसरा आप देखिए, 23 तारीख से जो संयुक्त मोर्चा है मध्य प्रदेश का, जो किसानी की बात करते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, जीते हैं, मरते हैं, वो लोग सारे मध्य प्रदेश में भोपाल में इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जिस तरीके से पंजाब जुड़ा है, जिस तरीके से हरियाणा जुड़ा है, उतना ही मध्य प्रदेश जुड़ा है। बस तकलीफ ये आ गई थी थोड़ी सी कि हमारे यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी, दूर बहुत है। हम ट्रैक्टर ट्राली अगर हमारे 300 किलोमीटर में होता तो आज हम भी 1000, 1500, 2000 ट्राली के साथ कहीं बैठे होते। जो आंदोलन है वो फिक्स नहीं है कि 2 महीने या 3 महीने चलेगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि कल हमारी सरकार बात मान ले, ऐसा हमारा भाव है। इसलिए हमारा किसान नहीं निकल रहा। अगर सरकार बोलते है कि हम बिल्कुल मानने वाले नहीं है, आप देखिएगा ट्रैक्टर में सेल स्टार्ट शुरू हो जाएंगे, ट्रालियां सड़कों पर आने लग जाएगी और कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश का किसान लड़ेगा। अंत में आपको दिखेगा कि वहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें मध्य प्रदेश लीडिंग पोजीशन में आपको आएगा। केदार जी, इन सारे मामलों के बीच में जो एक जो जिज्ञासा है काफी सारे लोगों की, वो ये है कि इस कृषि जो तीनों कानून हैं उनका मध्य प्रदेश के किसानों पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि अब मध्य प्रदेश के किसान भी आंदोलित हो रहे हैं, तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए कि खास तौर पे मध्य प्रदेश की सीमा के जो किसान हैं उनका ये जो तीनों कानून हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है किसानों पे। देखिए, जो ये एक तो नेशनल लेवल का लॉ है, नेशनल में मतलब केंद्र सरकार ने निकाला, मतलब हर राज्यों पे हर किसान पे इसका प्रभाव पड़ना, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। बस अंतर ही आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। जिसको जितनी जल्दी समझ में आ रहा है वो उतनी जल्दी उस किसान बिल के विरोध में खड़ा हो रहा है। तो जो इम्पैक्ट पंजाब में पड़ रहा है, देखिए पंजाब एमएसपी प्रोक्यूरमेंट करता है 125-127 मिलियन मीट्रिक, हम 129 करते हैं। देश में नंबर 1 अगर हमारा प्रोक्यूरमेंट एमएसपी का है तो सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं कि अगर देश में मंडियों की स्थिति देखते हैं, मंडियों की प्रोसेस देखते हैं और मंडियों की ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं और जो उनका मैकेनिज्म है, भारत में सबसे अच्छा मैकेनिज्म हमारी मंडियों का है, पारदर्शिता है और निर्णायक है। आईएएस लेवल के लोग हमारे यहाँ मंडी सचिव रहे, तो हमारी मंडियां खत्म होगी। जो देश का सबसे बड़ा एसेट है, जिसको आगे की स्टेज पे ले जाना था, वो खत्म होगी, उसका हमारे पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो प्याज, आलू और दलहन के हम सबसे बड़े, तिलहन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, यही चीजें इसमें बाहर हुई है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, तो इसका भी प्रभाव फार्मर पे और उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। फार्मर से कम पैसों में खरीदी जाएगी, उपभोक्ताओं को ज्यादा महंगी बेची जाएगी। इसमें मैनिपुलेशन का जो प्रभाव पड़ेगा वो मध्य प्रदेश के किसानों पर पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है, तो वो लॉ तो सबके लिए एक जैसा, अगर हमने दी, मार्केट अब गया और उसके बाद में अगर उसके पैरामीटर हमने फुलफिल नहीं कर पाए तो हमारी फसलों को खरीदने बेचने वाला कोई मिलेगा नहीं। अभी एक इटारसी में हुआ था तो सरकार प्रोएक्टिव हुई, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना था उनको। देश में आंदोलन चल रहा, अगर यहाँ भी फेलियर हो जाते तो वो 2-3 लाख रुपए उनमें मिलकर दी होती, परंतु ऐसे ही बालाघाट में भी हो रहे हैं, वहाँ 8 किसान को पिछले दिनों से नहीं मिल रहा। इस बार मध्य प्रदेश में बहुत से बड़े स्तर पर जो धान की
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई थी, क्योंकि यहाँ का धान प्रीमियम क्वालिटी का होता है, वो अभी आज कोई भी लेने वाला नहीं है। तो वो प्रॉब्लम सबके साथ आनी है। अल्टीमेटली हमारा ये है कि हमसे ये सब चीज करा लेंगे, कारपोरेट आके सारा कुछ कर लेगा, मशीन से कर लेगा, तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ पर मजदूरी करेंगे। केदार जी, मई महीने में राज्य सरकार जो है एक मॉडल मंडी एक्ट लेकर के आई थी, है ना, और ये जो तीनों कानून केंद्र जो बाद में लेकर के आई, और चूंकि कमोबेश वही था जो मॉडल मंडी एक्ट मई में आया, राज्य सरकार ने जो लागू किया, तो उसके बाद ये आप हमें बताइए कि जो राज्य की जो मंडियां हैं उनकी वास्तविक स्थिति अभी क्या है, वस्तु स्थिति। ये मई में जो कानून आया खासतौर पे राज्य सरकार का, उसके बाद मंडियों पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि चूंकि ये जो पूरा आंदोलन है इसमें किसान जो सड़कों पे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के बाद, जो तीनों कानून है इसके बाद मंडियां जो हैं वो ठप हो जाएंगी और सारा का सारा जो उनका जो कारोबार है वो कॉर्पोरेट घराने के पास चला जाएगा। मार्केटिंग फोर्स जैसे ही आएगा उसके बाद सारा का सारा कारोबार ठप हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। तो 6 महीने लगभग हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मध्य प्रदेश में जो सरकार लेकर के आई मॉडल मंडी एक्ट, उसके बाद इस राज्य की जो मंडियां हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो मंडी एक्ट आया है, मॉडल मंडी एक्ट लेके ये लोग इंट्रोड्यूस किए थे, फिर उसके बाद में ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स का केंद्र का ये तमाम चीजें लेके, तो मध्य प्रदेश का पहले ये था कि हम लोग मंडियों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मंडियों को और सशक्त करेंगे, वहां पर फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, और जो अभी टोटल प्रोडक्शन का 50% मंडी में आता है तो उसको हम 70-80 तक लाएंगे मंडी पे, फार्मरों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, ये सोच के तो ये लोग आए। फिर केंद्र का आ गया, वो तो इनके उल्टा है। तो पहले तो शिवराज जी ने मोदी जी से लड़ना चाहिए कि मैं तो जाना चाह रहा था इस रास्ते से, आपने इसका रिवर्स उल्टा रास्ता ले आए। तो यहाँ पर ही पहली कंट्रोवर्सी मंडी में हो रही है, ये समझने की बात है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि शिवराज जी से भी नहीं पूछा होगा केंद्र सरकार ने, जबकि ये देश का सबसे अच्छा राज्य है खेती किसानी में, मंडी यहाँ की सबसे अच्छी है। अब मसला ये है कि आज आपकी तारीख में देख लीजिए, जो भी मंडियां हैं 269 और बाकी की मंडियां, ये मंडियां खत्म होने वाली है। इसकी आहट या इसकी समझ शिवराज जी को बहुत अच्छे से है, इसीलिए उन्होंने जो मंडी टैक्स है वो कम किया है। कब किया? इसके आने के बाद किया है। क्यों किया है? उनको मालूम है अगर 2% या 1.5% के टैक्स पे हम लोग मंडी में ट्रेड कराएंगे तो सारा व्यापारी बाहर चला जाएगा। अगर व्यापारी बाहर चला गया तो जो मंडियां हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। मंडियां गवर्नमेंट की नहीं है, ये किसानों की है, ये समितियां हैं, हम लोगों ने बनाई है। हमारे लोगों के टैक्स से वहां पैसा कलेक्ट होता है, उस पैसा कलेक्शन से हम लोगों को वहां बेसिक फैसिलिटी दी जाती है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, लाइट की व्यवस्था दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेयरहाउस, तमाम तरह की चीजें जो हमारे से टैक्स लेते हैं उसी से वो लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं। अब आज की तारीख में वो टैक्स हो गया कम। क्यों किया? क्योंकि व्यापारियों को मंडी में रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो सरकार के पास पैसा नहीं है, मंडियों को चलाने के लिए बाहर से बजट देना पड़ेगा, जो सरकार के मुद्दे की बात नहीं है। तो आज की तारीख में जो ये टैक्स कम किया है, ये एक तरीके से इसलिए किया कि उनको दिख गया था अगर आप 2% का मंडी में टैक्स होता तो आपकी जो 50, 60, 70 मंडियां बंद हुई है, ये मैं कह रहा हूँ 200 मंडियां बंद हो जाती। अच्छा, कोई ट्रेडर जाते ही नहीं ना, फिर बाहर जो खरीदी कर रहा होता वो अंदर मंडी में क्यों जाए? अभी 50 पैसे में इसलिए जा रहा है कि उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है मंडी का, वहां पर जा रहा है, वहां किसान इकट्ठा हो रहा है। और मध्य प्रदेश में अभी क्या है कि जैसे क्वांटिटी वाली कमोडिटीज है, किसी को 1000 टन सोयाबीन खरीदना तो वो मंडी में मिलेगी, बाहर अगर वो कांटा लगा के बेचता तो अभी नहीं मिलती, पर अगले 2 साल में ये सारा सेटअप बाहर हो जाएगा। तो अमूमन जो हमारी 70 साल 73 साल आजादी के बाद, जो 60 के दशक के बाद में सरकार ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मंडी बनाई और बचाई, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो खत्म होने वाली है। केदार जी, इस बीच में जो मंडी शुल्क जो घटा है ना, मंडी बोर्ड वाले कह रहे हैं कि ये जो शुल्क घटा है उस वजह से क्या है कि वो लोग जो कर्मचारी हैं, है ना, एक तो उनका ये कहना है कि आपने सीधे सीधे 1/3 जो है मंडी शुल्क घटा दिया, उस वजह से अब हमारी आय जो है वो 1/3 कम हो जाएगी। जो मंडियों वालों का जो पक्ष है, जो मंडी बोर्ड वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी आय जो है वो कम हो गई और अब आगे जो है हमारे पास पैसा नहीं है अपने कर्मचारियों तक को और पेंशनरों तक को
देने के लिए। तो ये जो मंडियों की स्थिति बनी है, मंडी शुल्क जो आप कह रहे हैं कि मंडी शुल्क घटाने से जो है वो व्यापारी आएंगे, लेकिन ये जो शुल्क अब मंडियों को कम मिल रहा है वो तो 1/3 का कह रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 10-12% टोटल रेवेन्यू का 12% आएगा। क्यों आएगा कि इसमें आपका एक तो आपने 2 रुपए की जगह 1.5 रुपए की जगह 50 पैसा कर दिया, 1.5 रुपए की जगह, तो 33% तो आपका वैसे ही हो गया। दूसरी बात, आपके यहाँ जो मेजर कमोडिटी है वो गेहूं था, चना था और सोयाबीन था। गेहूं का प्रोक्योरमेंट एफसीआई करेगा, बाहर करेगा, उसका आपको रेवेन्यू नहीं आना है। चने का आपका एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होना है, वो बाहर होना है, समितियों के माध्यम से होना है, आपको मंडी में उसका पैसा नहीं आएगा। सोयाबीन जो है और गेहूं जो आईटीसी जैसे बड़े प्लेयर हैं, जो प्लांट है वो अपने अपने प्लांट पे खरीदेंगे, तो वहां भी नहीं आना। तो आपके पास आएगा क्या? आपका टमाटर बाहर बिक रहा है, आपका प्याज बाहर से बिकेगा, आपका आलू बाहर से बिकेगा, सरसों आपका बाहर से बिकना है। तो इस मध्य प्रदेश में कपास आपका जो है वो जमीन में सीधा चला जाएगा। तो आपके पास बचा क्या है? अफीम का खेती है, उसको तो आप सरकारी है, उसका जो टैक्स आएगा वही टैक्स है आपके पास। जीरा, थोड़ा बहुत मसाले वाली फसलें, फिर उसी से तो जो ये 1400-1300 करोड़ रुपए हमारी मंडी का आवक था, जिससे हमारी मंडियां चलती थी और ग्रामीण जो व्यवस्था करते थे, वो तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 साल में 200 करोड़ भी पार कर पाए। जो इनका 500-600 करोड़ का जो फिक्स जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस है, वो भी मुझे नहीं लगता कि पूरे हो पाएंगे। ये मुझे आसानी से दिख गया है, क्योंकि हमारी सिलेक्टेड क्रॉप है, गन्ना मिल में जाएगा, पशुओं का बाहर मेला लगेगा, आपको भी टैक्स आएगा कहाँ से? केदार जी, एक स्थिति हम लोग मान के चलते हैं, मतलब एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि सरकार आगामी दिनों में इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, एक बार मान के चलते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में निकट भविष्य में कोई सुधार की कोई गुंजाइश है? चूंकि मंडियां जो है पूरी तरीके से मतलब कारोबार उनमें भी ठप हो चुका है और असर जो है वो दिखने लग गया है, 6 महीनों में समझ में आ गया। तो क्या ऐसी स्थिति में निकट भविष्य में कोई सुधार की गुंजाइश आपको दिख रही है क्या? देखिए, अगर ये पूरा घटनाक्रम ये पूरा घटनाक्रम, इसमें अगर ये नियम लागू होते हैं तो सुधार तो मुझे नहीं दिख रहा, उल्टा नुकसान होगा। अगर सरकार को सुधार ही करना था तो मंडियों को स्ट्रॉन्ग करना था। ऐसा नहीं मंडियों में तकलीफ नहीं है, मंडियों में बहुत बड़ी तकलीफ है। आपको टैक्स कम करना था, टैक्स आपने कम किया, मंडियों को चलाने के लिए आप अपना स्पेशल पैकेज दीजिए। दूसरा, जो आपके यहाँ आज अराइवल है, टोटल प्रोडक्शन का आपके पास 40-42% का है, तो 40-42% का आपके मंडी में अराइवल आ रहा है टोटल प्रोडक्शन का, तो उसको 60 से 70% तक ले जाने के लिए लोगों को, फार्मर को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी करनी थी। जो छोटे और मार्जिनल फार्मर है, जो ला नहीं सकते, उनको मंडी अपने राज्य सरकार की तरफ से प्रमोट करना चाहिए था, वो नहीं किया। दूसरा, अब आप चाहते हैं कि मार्केट मार्जिन कम करना चाहते हैं या मिडिल मैन मत करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब हमारा 10 रुपए का मक्का का भुट्टा बाजार में 100 रुपए में बिक रहा है, तो हमको उसका 50 रुपया मिले, कंज्यूमर को 70 रुपए में मिल जाए, चाहे उसमें 5 लोग जुड़े, उससे तकलीफ नहीं। मार्केट मार्जिन कम करना चाहिए था, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। अब जब तक आप फार्मर का और जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर दोनों को मिलाएंगे नहीं, उनके लिए मंडियों में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते, तब तक वो कॉन्सेप्ट वायबल नहीं हो सकता। तो सरकार ने मंडियों में ग्रेडिंग फैसिलिटी करनी चाहिए थी कि मैं छोटा किसान हूँ, 5 कुंटल अनाज लेके आया हूँ, तो वहाँ ग्रेडिंग करके उसको अलग, तो वहाँ से रिटेलर विदाउट लाइसेंस जो है वो ले जाए, अभी उसके ले जाए लाइसेंस लेना पड़ता, तो इमीडिएट वो पेमेंट वहाँ पर फार्मर को करे और वो चले। तो हमको बेसिक ग्रेडिंग और इसकी फैसिलिटी हम लोगों को करनी चाहिए थी। अब आप देखिए ना, अभी हमारे पास चैलेंज है, हमारा जनसंख्या का ग्राफ घट रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्राफ घट रहा, प्रोडक्शन बढ़ रहा, मतलब हमारे पास सरप्लस आने वाले समय में सरप्लस होगा। तो सरप्लस के लिए हमारे को मार्केट इफिशियंसी हमारे को बढ़िया करनी पड़ेगी, उस पर सरकार ने इन्वेस्टमेंट करने का था, कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ना, कारपोरेट की ये बात करते हैं, टोटल कारपोरेट इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें से 0.5%, ये नीति आयोग कहता है, 0.5% भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं कर रहा। जब आप हम पे नियम थोप रहे हो, आप हमारे पे डंडे के दम पर हमारे ऊपर नियम लागू कर रहे हो, तो आप कारपोरेट पर नियम क्यों नहीं लागू करते हो? आप उसको कहिए कि आप टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 2% प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे बैंकिंग में आप लोन लेने के टाइम
आप 100 किसान जो हैं कारपोरेट वाले वो 60,000 करोड़ हमारे नाम से ले लेते हैं। तो इसी तरह कारपोरेट को फिक्स करना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्री ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको वहां सरकार ने किया नहीं, वो उल्टा हम पे कर दिया। जबकि देश में जब भी कारपोरेट और पूंजीवाद एक तरफा जाता है तो उसको तोड़ने के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियों को विश्व स्तर पर तोड़ा गया ताकि एकाधिकार ना हो। हमारे यहाँ तो किसानों को खत्म करके कुछ कंपनियों को, अडानी अंबानी और जो कार्गिल जैसे आएंगे, इनको एकाधिकार देना चाहते हैं। ये किसानों की आजादी नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमने किसानों को फ्री कर दिया है, अब वो मतलब अपनी मर्जी का मालिक है किसान, अब वो जहां जिसको चाहे जिसको बेच सकता है, अब उसके पास एपीएमसी की बाध्यता नहीं है। ये सबसे बड़ा काउंटर है जो सरकार कर रही है। देखिए पूरे आंदोलन का, इस आंदोलन में गांव का किसान जो है, इसी पे इनको सबसे बड़ा जोक बना रहा है। ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये सोचते नहीं है, ये ट्रेंड आदमी होते हैं। इनके यहाँ सुबह जो ट्रेंड कर दिया जाता है वो शाम तक बोलते हैं। इनको बोल दिया कि आजादी हो गई, अरे आजादी तो हमको सन 47 में मिल गई, आजादी तो हमको 60 के दशक में हमारी मंडियों की मिल गई, मंडियां बनी। मंडियां क्यों बनी, इस पर प्रश्न क्यों नहीं करते? वही बिचौलिए लूटते थे, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जिसका मन होता था वो पूंजीवादी व्यक्ति फसलों को किसान की को जमा कर लेता था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मंडी का प्लेटफॉर्म दिया, आज उस जगह आया देश जहां पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म डेवलप करने की बात करते हैं, सिंगल अम्ब्रेला। तो आपकी फिजिकल कमोडिटी के लिए फिजिकल मार्केट चाहिए, तो उसको तो आप खत्म कर रहे हो। तो इस तरीके से ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि हमने आजाद कर दिया, आजाद पहले भी था, मैंने अपनी मंडी के बाहर बेचा है, तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। आपने आजाद किसानों के नाम पे कारपोरेट को कर दिया। 7,000 मंडियों में उसको लाइसेंस लेना पड़ता, अब उसको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। 7,000 मंडियों में अलग अलग तरह का टैक्सेशन था, वो खत्म कर दिया। सीधा उनकी मर्जी के हिसाब से जो उनकी प्रायोरिटी क्रॉप है वो लोग के लिए ये दिया गया, और ये चंद घरानों के लिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस क्या है, आज जिस तरीके से हेज होगा उसमें, फ्यूचर फॉरवर्ड होगा, उसका नुकसान क्या होगा? मंडियां दिन में 10 बार टूटेगी, 10 बार अप डाउन होगा। और ये जो चीजें बोल रहे हैं ये भाजपा के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है। 2000 में कमोडिटी एक्सचेंजेस आ गए थे मध्य भारत में, एमसीएक्स एनसीडीएक्स का नाम आज हर आदमी जानता है। स्पॉट एक्सचेंजेस भारत में आ चुके थे 2006 से, उनने भी काम किया। तो अब ये नया देखिए, हमेशा भाजपा क्या है, प्रेजेंटेशन बनाती है, दिखावा करती है और एक ही चीज बोलती है। इनने कहा हमने आजाद कर दिया। आजादी जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस आजादी को जो हमारी शहादतों के साथ में मिली, कितनी संघर्षों से मिली, उसको इससे जोड़ दिया। किसान पहले भी आजाद था, आज भी आजाद है, कल भी आजाद है। जिस दिन मंडी एक्ट बना था, देखिए फार्मर के ऊपर कोई भी कमोडिटी स्टॉक का प्रतिबंध नहीं है। मैं 1000 कुंटल है तो रखूंगा, कोई मेरे घर आके ये नहीं कहेगा कि तुमने इतना क्यों रख लिया। मेरी मर्जी जिस मंडी में मैं बेचने जाऊं। ये तो किसानों के नाम से व्यापारियों को दिया है। अब इस तरीके से अगर ये कर रहे हैं तो इसमें डेटा का पता कैसे लगेगा? आज देश को पॉलिसी बनाने के लिए डेटा की जरूरत है। ये मंडी के बाहर बिकेगा, आप कैसे अकाउंट करेंगे कि मेरे क्षेत्र में गेहूं 100 कुंटल पैदा हुआ? आप एमएसपी पर की बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्राइस का ट्रेक करेंगे। तो प्राइस तो आप एगमार की नेट पे से करोगे। अब एगमार की नेट तक चलेगी, एगमार नेट डेटा कहां से लेगी? मंडियों से लेगी। जब मंडी में डेटा नहीं आएगा तो आप बाहर के डेटा का क्या अनुमान लगाओगे? तो आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, आपके फार्मर को रियलाइजेशन क्या मिला, वास्तविक प्राइस मिली या नहीं मिली, वो पता नहीं लगता। झूठ, भाजपा इतना बड़ा झूठ कि ये कह रहे हैं कि हाँ, किसान जो है अपने उत्पाद का भाव तय करेगा। हमारा जो कृषि मंत्री है वो कहते हैं कि एमआरपी देंगे। मैंने उनसे पूछा एमआरपी का मतलब क्या है? अभी तो मर रहा, रो रहा और पिट रहा, आपकी एमआरपी यही है? आज की तारीख में मंडी में एमआरपी का मतलब क्या है? मरना, आत्महत्या हो गई, रो रहा, पैसे नहीं मिल रहे, भाग रहा व्यापारी, पिट रहा पुलिस थानों में। और आज आप ही कह रहे हैं भाव तय करने का। तो मैं कहता हूं मेरे गेहूं का ईमानदारी से मैं 2300 रुपया भाव तय कर रहा हूं, भाजपा का कौन आदमी खरीदेगा? भाई ये नेगोशिएशन है।
आप कमोडिटी एक्सचेंज भी लाएंगे तो एक आदमी सेल कॉल डालेगा, एक बाय कॉल डालेगा, दोनों के बीच का मैच होगा तो ही तो ट्रेड होगा। तो उसमें भी आपको नेगोशिएशन करना है, जो नेगोशिएशन मंडी में हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि किसान को अधिकार हो गया है, किसान अपनी फसल का खुद मूल्य तय करेगा, तो आपकी ई नाम का क्या होगा? 3-4 साल पहले यही कह के ई नेम लेके आए थे आपने, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बोर्ड लेके आए थे, वो आज आपका जीरो है, उस पर एक एक्चुअल ट्रेड नहीं हुआ, सारा मंडी का ट्रेड दिखाया गया। अगर ये कह देते हैं तो हम वही तो कह रहे हैं, किसान उस आंदोलन में मांग क्या है? हम कह रहे हैं हमारे एमएसपी की गारंटी दे दो, आप तो हमारे रेट को मत तय करो, मैं तो 5000 बोल दूंगा तो कैसे तय करूं? आपके पास आपके वो 6 फैक्टर लगाने के बाद जो एमएसपी तय होती है, उस एमएसपी की ही गारंटी दे दो। तो उस एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, बड़े बड़े भाषण पे गारंटी दे रहे हैं, लिख के नहीं दे रहे, बातों में दिखा रहे हैं। ये समझने वाला अब वो फार्मर नहीं है, आज का फार्मर जींस वाला है। ये जो कहते हैं ना विदेशी ताकत है, तो विदेशी ताकत है ना, हमारे पास विदेशी लैंग्वेज हमारे पास है। ये जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या इसमें लिखा है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। केदार जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर के। पूरा आंदोलन चला, बीजेपी ने, सरकार ने, खासतौर पे नेताओं ने, उनके पार्टी के, बीजेपी के पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाया विपक्षी दलों पे, खासकर की कांग्रेस पे, कि ये लोग आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि आंदोलन जब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बाकी सारे जगहों से भी किसान आ रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश में खासतौर पे बीजेपी ने किसान सम्मेलन पे जोर दिया है। किसानों को समझाने के ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी खुद ब खुद कर रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के दृष्टिकोण से आप जरा इस पे प्रकाश डालिए कि इससे बीजेपी बचाव करने में क्या सफल हो पा रही है। देखिए बीजेपी, हाँ बिल्कुल पॉलिटिकली, देखिए बीजेपी को पहली बार घुटनों के दम पर आना पड़ा पॉलिटिकली। ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मैनेजमेंट एजेंसी के साथ जो पॉलिटिक्स करते थे, उसको गांव की चौपाल ने इस बार मात दे दी है। इसीलिए पूरी बैकफुट पे है, इसीलिए ये लोग गांव-गांव में, शहरों में चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं। बिल के फायदे तो क्या, अपनी सरकारों का काम बता रहे हैं। पहला तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, वो कह रहे हैं किसानों का आंदोलन है। फिर मध्य प्रदेश के भाजपा के लोग कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस का आंदोलन है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का तो किसान गए ही नहीं, तो जब मध्य प्रदेश के किसान ने भागीदारी नहीं ली तो फिर आप, तो ये पूरा कंट्रोवर्सी। भाजपा की एक बहुत अच्छी चाल रही है, ये लोगों को टुकड़ा टुकड़ा गेम कहते हैं, परंतु ये खुद टुकड़े टुकड़े वाले हैं। समझिए, ये हर बार आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, उसका प्रभाव पूरे पे न जाए, उसमें बहुत बड़े बड़े बैरियर लगाते हैं। पहले इन्होंने क्या कहा, पंजाबियों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन नहीं है। फिर हरियाणा जुड़ गया तो बोले हरियाणा पंजाब का आंदोलन है। अब कह रहे हैं हरियाणा पंजाब के साथ राजस्थान का भी हो गया, उत्तर प्रदेश का भी हो गया। ये अलग अलग वर्गों में बांट रहे। अब क्या कर रहे हैं, ये फार्मर और नॉन फार्मर के बीच में गैप कर रहे हैं, उनके बीच में एक दरार डाल रहे हैं, उनके बीच में वो बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं किसान बिलों की कि किसानों से करना चाहिए ना, आप जनता से क्या, वो उससे उसको फायदा होगा नुकसान नहीं, पर वो जनता से कह रहे हैं कि हम, ताकि इनका जो वोट है वो वोट बैंक में टूटे। ये ग्रुप पर पॉलिटिक्स करते हैं, ये वोट बैंक पर पॉलिटिक्स करते हैं। इनको पिछले 2 बार से फार्मर ने इनके आत्मनिर्भर भारत, आय दोगुनी कर देंगे, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हम संपन्न भारत बना देंगे, सशक्त भारत बना देंगे, समृद्ध किसान बना देंगे, तमाम तरह के जो ये नारे थे, ये नारे आज की तारीख में बिल्कुल खाली हो गए हैं। इसकी वास्तविकता किसानों को समझ में आ गई और इनने जो देखा, आज भाजपा करोड़ों रुपया खर्चा करके ये सम्मेलन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको पता लग गया कि गांव से उनकी जमीन हट रही है। इस जमीन को बचाने के लिए, डिफेंस में आने के लिए, हमारे गाँव में कहते हैं पानी आने के पहले पाल बांधना, तो ये पाल बांधने का काम कर रहे हैं, पर ये छोटी पाल बांध रहे हैं। इतनी जोर से पानी आने वाला है कि इनकी सारी पालें फूट चुकी है। अब ये समझाने समझने की बात है, किसान को समझ में आ गया। इनसे ये 100 सम्मेलन कर ले, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इनके 4 नेताओं के सम्मेलन मैंने सुने हैं, बड़ी गौर से सुने, कहीं ऐसा तो नहीं भाई इनके जो फायदे मिल के हम नहीं समझ पाए। इन 4 सम्मेलन में इनके नेता 15-20 मिनट बोलते हैं,
उसमें से 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट किसान बिलों पे बोले हैं, बाकी तो वो जो रूटीन राजनीति उस पे बोले। तो फिर इसका मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ किसानों को उस मूवमेंट से ना जुड़े, इसलिए अपने पार्टी के लोगों को रोके रख रहे हैं, क्योंकि इनका पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार इस किसान आंदोलन से इन 3 दिनों से हट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।